हाय, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आज जो हमारा डिस्कशन है वो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सेट्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम कि सेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरीके से सेट्स का क्या कंक्लूजन मतलब क्या रहता है, इसका मीनिंग क्या है, किस टाइप से हमारे ये काम आता है, वो सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। सेट्स, देखिए सेट्स का अगर मैं मीनिंग निकालूं, सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ दिस चैप्टर, सेट्स। सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। कि आपका एक बंच होता है जिसमें आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। हम एक डाटा को कलेक्ट करके एक सेट के फॉर्म में उसको अरेंज कर देते हैं कि उसको हम जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन में हम इसको अरेंज कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं। ठीक है, समझ में अभी धीरे धीरे लेक्चर को एंड तक देखिएगा तो समझ में आएगा। एक कलेक्शन हमने कोई डाटा लिया जिसका हमने कलेक्शन ले लिया, जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि द वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल, तो एक डिफाइंड कलेक्शन है हमारे पास कि हमें सिर्फ ए ई आई ओ यू ही लेना है, हमें बाकी की टर्म से मतलब नहीं है, हमें बाकी के अल्फ़ाबेट से मतलब नहीं है। तो एक डिफाइंड कलेक्शन है, मैंने डिफाइन किया कि सिर्फ हमें क्या लेना है, द वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हमें जो सिर्फ वोवल की हमने बात करी, मैंने डिफाइन कर दिया इस सेट को कि इस सेट के अंदर, इस बंच के अंदर आपका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके वोवल्स ही आएंगे। तो इस तरीके से कई बार हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर डिफाइन कर देते हैं, उनका एक क्लास बना लेते हैं, उनका एक बंच तैयार कर लेते हैं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं? सेट बोल देते हैं। टर्म, ये वर्ड हमारा क्लास 10th में भी आया था, लेकिन हमने उस टाइम पे हम इसको इतना अच्छे से नहीं उस पर जाके हम सीधा अब 11th क्लास में इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। देखिए क्या होता है, सेट का मीनिंग हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है कि डिफाइंड कलेक्शन होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का। जैसे मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमने किसकी बात की, ए ई आई ओ यू की बात की। तो ये हमारा जो पूरा जो कलेक्शन निकला है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम सेट बोलते हैं। रिमेनिंग हमेशा ध्यान रखना ये बात कि जो हमारे जो सेट होता है उसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं। इस करली ब्रैकेट के अंदर जो हमने ये डिफाइंड कलेक्शन जो लिया है, इसको हम क्या कह देते हैं? सेट कह देते हैं। इसी को हम कोई भी नाम देते हैं, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया सेट ए। तो सेट ए क्या हो गया आपका? सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये मीनिंग होता है आपका सेट का। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, सेट का मीनिंग समझ में आएगा। अब सेट आपके दो टाइप के होते हैं। सेट आपके दो टाइप के कैसे होते हैं? फर्स्ट, देखिए यहीं पर मैंने ऐसे तो बता दिया है, यहाँ पर लिख दिया है कि सेट आपके दो टाइप से नजर आ रहे हैं। देखिए इसकी बात करूँ तो भी वही है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, और यहाँ पर भी वही बात हो रही है। एक ही इंफॉर्मेशन को, एक ही कलेक्शन को मैंने दो फॉर्मेट में लिख दिया, एक तो लैंग्वेज में लिख दिया और एक आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर सीधा टर्म्स के अंदर लिख दिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट होते हैं या फिर टाइप्स ऑफ फॉर्म जो होती है, वो आपकी दो फॉर्म होती है। सेट्स दो टाइप से लिखे जाते हैं। पहली को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, याद रखिएगा स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म, और सेकंड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैंने बोल दिया आपको एक सेट है आपका n, जिसमें आपके सारे नेचुरल नंबर है, सीधा मैंने ये लिखा। तो ये जो आपका सेट आया, इसमें हमने डायरेक्ट सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जितने भी आपके डायरेक्ट इस तरीके से सेट लिखे गए होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। क्लियर? एक बार छोटा सा रिकैप, सेट कलेक्शन ऑफ डाटा, करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया जाता है। दो टाइप से लिखा जा सकता है, एक तो सिमिलरली आपका जिस तरीके से मैंने लिखा, लैंग्वेज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अपन
जो अगर डायरेक्ट इस तरीके से मैंने लिख दिया उसको बोल देते हैं हम रोस्टर फॉर्म। और अगर इसी को अगर मैंने इस तरीके से लिखा जाता कि एक आपका सेट है n, सपोज एक आपका सेट है n जिसके अंदर आप सारे x लिखोगे, सारे एलिमेंट x, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो x होंगे, लेकिन सच दैट कुछ इस तरीके से x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपको x लेने हैं और x क्या लेने हैं, जो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में हमने बोला क्या, यही सर कि आपको नेचुरल नंबर ही लेने हैं, लेकिन इसको मैंने नेचुरल नंबर को ही दो फॉर्म में लिख दिया, एक डायरेक्ट नेचुरल नंबर लिख दिए और एक इस तरीके से मैंने इसकी फॉर्मेट चेंज कर दी कि n इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, कि n में आपको वो x लेने हैं जो आपके x नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को दो तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक और सेट का एग्जांपल लिया, नेक्स्ट एग्जांपल, ये शायद थोड़ा सा और अच्छे से मिल रहा है। मैंने एक सेट ले लिया सपोज B, उसमें मैंने लिखा 2, -2, ये आपके कर दीजिए। दो एलिमेंट है B सेट के अंदर 2 और -2, दो एलिमेंट है। अब इसी को मैंने एक अलग फॉर्मेट में लिख दिया, B इज इक्वल टू x लेना सच दैट x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। B आपका x है कुछ इस तरीके से, x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो जब इस फॉर्मेट को आप सॉल्व करोगे देन आपका यही सेट मिलना है। तो ये आपकी डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म होगी और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये कुछ चीजें थी, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा एक सीधा आपका रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट लिख दिया और एक मैंने a लिखा, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ बॉल। तो ये वही बात है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो इस दो टाइप के आपके दो फॉर्मेट होते हैं, दो टाइप से आप किसी भी सेट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, यूज तो काफी आया है, पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसका मीनिंग आज हम समझेंगे। ये वाला साइन, ये साइन हम जनरली यूज करते हैं बिलोंग्स के, बिलोंग्स। जस्ट एग्जांपल, मैंने बात की यहाँ पर आपका ए की, ए किसका एलिमेंट है, ए आपका एलिमेंट है ए का, ई आपका एलिमेंट है ए का। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू सेट ए। बस इसका इतना सा यूज है, इसका साइन का मतलब होता है बी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आई की, तो आई बिलोंग्स टू ए, लेकिन अगर मैं बात कर दी सपोज -2, देन -2 बिलोंग्स टू सेट बी। -2 आपका B से बिलोंग कर रहा है, A से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये एक बिलोंग का साइन था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। शॉर्ट रिकैप, सेट्स का मतलब समझा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से इस फॉर्मेट से लिखा जाता है आपका। ये आपका B सेट है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो टाइप थे आपके। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखिए दो टाइप के सेट है, हमने यहाँ पर पढ़े फाइनाइट और इनफाइनाइट, नाम से ही पता पड़ा। ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं उसके वो फाइनाइट है। फाइनाइट जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ फाइनाइट का, फाइनाइट का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया a इक्वल टू x सच दैट x इज अ वोवल। आपकी फेमस एग्जांपल ये, तो ए की जगह क्या हो गया आपका, ए सेट आपने डायरेक्ट लिख दिया AEIOU। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी, जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं आपके वो फाइनाइट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, फिक्स्ड है। तो इसको हम कह देंगे फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा सेट लिख दिया, मैंने लिख दिया आपका सपोज M एक सेट है सच दैट
m equal to x such that x is the number of people living on this earth, तो यहाँ पर आप इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, या फिर इससे आप सेट बिल्डर फॉर्म से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने अगर ये इस तरीके से लिख दिया कि a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया जहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, फाइनाइट नहीं है। तो ऐसे फॉर्मेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं और ये आपका फाइनाइट सेट हो जाता है। आई होप वीडियो समझ में आ रही होगी, कंटिन्यू बने रहिए एंड तक, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये। नेक्स्ट अगर बात करूँ एम्प्टी सेट, देखिए नाम से ही सब कुछ क्लियर है, फाइनाइट इनफाइनाइट एम्प्टी। एम्प्टी यानी कि कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट है यानी कि कुछ भी नहीं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी सेट। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो क्लास में नहीं बताई जाएगी, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन पॉइंट। एयरफोर्स के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एयरफोर्स का जो 10+2 का पेपर होता है उसके अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्प्टी सेट बताइए, एम्प्टी सेट को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। जब हम आगे चलेंगे फाई का कंसेप्ट आएगा, फाई का मतलब कुछ नहीं, फाई वहाँ यूज होता है जहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होता, वो उसको हम बोलते हैं फाई, नथिंग। तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, क्या एम्प्टी सेट फाई होता है? फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ बात की तो 5 एलिमेंट तो ये है, लेकिन 6th एलिमेंट यहाँ पर एक और है, फाई, जो इनविजिबल है, जिसको हम शो नहीं करते जनरली। तो अब स्टूडेंट को पूछा जाता है कि एम्प्टी सेट क्या है, और उसको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसको पहला ऑप्शन दिया जाता है फाई, दूसरा ऑप्शन आता है उसका फाई, थर्ड ऑप्शन आता है उसका इस तरीके से, और फोर्थ ऑप्शन आता है सपोज मैंने बोल दिया नन। तो जो स्टूडेंट टिक करके आते हैं वो फाई को करते आते हैं, जबकि जो राइट जो नोटेशन है इसका एम्प्टी सेट का वो ये। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिक नॉलेज जो आपके काम आने वाली है। तो ये आपका होता है एम्प्टी सेट। तो ये सेट्स के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, एक छोटा सा वीडियो हमने यहाँ पर आपके लिए बनाया कि आपको थोड़ी सी सेट्स की नॉलेज हो जाए। उसके बाद काफ़ी कुछ है सेट्स के अंदर जो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबके माइंड से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेट क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। कई बार क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सीरीज स्टार्ट हो चुकी है क्लास 11th की, जो आपकी थ्रू आउट द ईयर पूरी की पूरी बुक कवर करेगा हमारा चैनल। तो जो भी न्यू व्यूअर है यहाँ पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी बुक आपको यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।